आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नमस्कार बच्चों, आप सभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े सवाल जो आते हैं लिटरेचर के संदर्भ में, मैं कहूँ साहित्य के संदर्भ में, क्रोनोलॉजी के सवाल कालक्रम पे। और आज इस विशेष सत्र में मैं आपके साथ इस सवालों के कैसे आपको जवाब देने हैं, कैसे इन सवालों का सबसे सटीक तरीका है हल करने का, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खड़ी हैं ऐश्वर्या मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। छात्रों को मैम थोड़ा सा हम लोग चर्चा के माध्यम से देखते हैं, एक एक बिंदु के माध्यम से। सबसे पहले तो मैम समस्या क्या है, क्या दिक्कत आती है? समस्या सर यही है कि बच्चे दुखी हैं, अभी चिंतामणि बने हुए हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन से सबको परेशान ही कर रखा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का पैटर्न देखें, मैं एक बार लिटरेचर के सब्जेक्ट की सर बात कर लेती हूँ। तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में इस वक्त सबसे कम अमाउंट में एवरेज क्वेश्चंस बन रहे हैं क्रोनोलॉजी से, कि 100 में से 2 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, काफ़ी कम है। आपके फिर थोड़े ज़्यादा संस्कृत में बन रहे हैं आपके, तो 10-12 क्वेश्चंस आप कह रहे हो हर साइकिल में बन रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में तो तबाही मचा रखी है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस ने सर, हर साइकिल में 20 से 30 क्वेश्चंस, तो एवरेज 25 क्वेश्चन, 25%, 1/4 पेपर का पोर्शन क्रोनोलॉजी से बन रहा है, जो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। क्यों डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है सर? इन रीजंस की वजह से। ये हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न है। तो मोटा मोटा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मेमोरी लर्न करने में दिक्कत आ रही है लोगों को, कंफ्यूजन की स्टेट में सर वो जा रहे हैं, और कंफ्यूजन मैम मेमोरी से ही हो जा रहा है। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, बट दैट मेमोरी ऑल्सो ऑर्डर की वजह से दिक्कत, जो कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चंस में। और सिलेबस वास्ट है बहुत। बिल्कुल मैम, सिलेबस बहुत इतना वास्ट है तो कितना लर्न कर लेगा बच्चा? लिटरेचर के इतना करेगा तो सर कंफ्यूजन तो होगा ना वहाँ पर। और इसी वजह से ये 2 मेजर कंसर्न है। फिर एक तीसरा और जो वास्टनेस का मैम अभी आपने बात किया, सिलेबस वास्ट है, लिमिटलेस है, इट्स अनडिफाइंड कि भाई इस ऑर्डर तक आएगा, क्योंकि लिटरेचर खुद में ही इतना वास्ट है। देयर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ द राइटर्स एंड आल्सो सो मेनी राइटर्स। बिल्कुल। तो इस वजह से एक ये कंसर्न है। और एक एटीट्यूड की बात मैम, नेगेटिव एटीट्यूड सर, नेगेटिव एटीट्यूड ये है कि हम स्टूडेंट्स पहले से हार मान रहे हैं, डर जा रहे हैं क्वेश्चंस के अराउंड। वो कह रहे हैं कि मैम हमें पता है ये हमसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, हमसे नहीं लर्न हो पाएगा, मैम मैं ईयर्स में बहुत वीक हूँ। तो एक एंग्जाइटी है, एक हिस्टीरिया है जो क्रोनोलॉजी के अराउंड क्रिएट हो गया है। और आप पहले ही अगर एक लूजर एटीट्यूड के साथ कहीं घुसते हैं सर, तो वहाँ आपको सक्सेस तो नहीं मिल पाती है। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दैट अप्रोच। तो आज के सेशन के माध्यम से हम बेसिकली आप सभी लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं क्रोनोलॉजी के अराउंड, और कुछ साइंटिफिक मेथड सर जो स्टूडेंट्स को मेमोरी एनहांसमेंट में भी मदद करेंगे, कंफ्यूजन भी कम कर देंगे और मदद करेंगे क्रोनोलॉजी में बेस्ट मार्क्स सिक्योर करने के लिए। तो ट्राइड एंड स्टूडेंट्स आल्सो सेड दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये क्या है सर हमारे पीछे? मैम ये ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं हमारे, ब्रेन सेल्स हैं ये हमारे, और ये ब्रेन्स के न्यूरॉन्स जैसे ऑर्डर क्या है, किस तरीके से फॉरगेटिंग बहुत नेचुरल है मैम। बिल्कुल, सब कोई भूलता है, हम भी भूलते हैं और बच्चे भी भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मेथड्स हैं, कुछ वैज्ञानिक तरीके, जैसा ऐसा नहीं है कि ये डेवलप्ड है, ऐसा है कि ये ट्राइड किए मैम के बच्चों ने और उनको इससे सफलता मिली। जो सक्सेस स्टोरीज में मैम ने बच्चों ने बोला, उन्हीं तरीकों से हम बात करेंगे कि बच्चे किस तरीके से क्या क्या मेथड्स लेकर के आई। मैम मेथड्स तक पहुंचने से पहले मैं एक बार ये ब्रेन सेल की सर बात कर लेना चाहती हूँ। देखिए आपका, हमें मेमोरी बनाने के लिए या किसी चीज़ के अराउंड मेमोरी बिल्ड करने के लिए पहले तो ये मैकेनिज्म समझना पड़ेगा हमारी फिजियोलॉजी का, कि मेमोरी बनती कैसे है। तो मेमोरी आप देखेंगे, ये जो आपके न्यूरॉन्स है ना, ये एक पेड़ की जड़ की तरह है सर। जैसे ज़मीन के नीचे पेड़ की जड़ फैलती है, उसी तरीके से ये न्यूरॉन्स अपनी जड़, जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, उसको फैला देते हैं। ये एक डेंड्राइट किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ एक इंटरनल कनेक्शन बिल्ड करता है सर, और वहाँ से आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइंस और एसोसिएशंस बनती चली जाती हैं, मेमोरी ऐसे बिल्ड होती है, तरीके से ऑर्डर बन जाता है। इससे आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो रूट, जो पाथ आपका ब्रेन रेगुलर फॉलो कर रहा है सर, वहाँ से सबकॉन्शियस मेमोरी बन जाती है। फिलॉसफी में मैम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस द थिंग एंड देन इट सेव्स इन योर मेमोरी। दूसरी बार वो आपकी स्मृति में है। जैसे मैं गाड़ी चलाना यदि बात करूं, तो हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, लेकिन दूसरी बार हमें ब्रेक, गियर, ये सब आइडिया होता है, बेसिक हो जाती है कुछ चीजें। ठीक ऐसे ही हमारी मेमोरी फंक्शन करती है, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं क्रोनोलॉजी को आंसर करने के लिए? वो कुछ बेस्ट टेक्निक्स आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।
तो एक एक करके सर आई थिंक हम हाँ। समझा सकते हैं। सबसे पहले सर लाइन ऑफ स्टडी के आप समझो। लाइन ऑफ स्टडी से मैम मतलब है कि लाइक इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, इफ़ यू वांट टू स्टडी अ पर्टिकुलर डोमेन, लाइक जैसे मैं अगर लिटरेचर की बात करूं, अब लिटरेचर में संस्कृत नाटकों या ड्रामास को स्टडी करना है आपको, तो ड्रामा को एक पर्टिकुलर मेथड से, केवल पहले हमने ड्रामा को शुरू किया, जैसे संस्कृत में पहले नाट्यकार हैं भरत, अब भरत को शुरू किया, भरत के बाद अश्वघोष आए, कालिदास आए, शूद्रक आए। जब आप इसकी पढ़ाई करते हैं, जब आप इसे पढ़ना चाहते हैं, इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर उस पॉइंट से शुरू करना होगा, उस पूरी लाइन से स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बीच में नाटक ड्रामा पढ़ते पढ़ते बीच में आप नॉवेल्स लेकर के आ जाइए या महाकाव्य लेकर के आ जाइए या पोइट्री लेकर के आ जाइए, नहीं, यू हैव टू क्लियर दैट लाइन ऑफ स्टडी। अगर आपने ड्रामा शुरू किया है तो एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट राइटर इज दिस, सेकंड इज दिस, सेकंड वर्क इज दिस, इस तरीके से पढ़ते हुए जब आप चलेंगे तो आपकी लाइन ऑफ स्टडी क्लियर होगी और पेपर में आपको इन्हीं को टैकल करना है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये टैकलिज्म आसान दिखेगा, आपको पेपर में वो सवाल समझ में आएगा। दूसरी चीज़ मैम हुक मेथड। हुक मेथड सर आपने बहुत अच्छा ये बताया कि हम पढ़ते वक्त लाइन ऑफ स्टडी क्रिएट कर रहे हैं। असेंशली हम अपनी एक क्रोनोलॉजी बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इस क्रोनोलॉजी से बन रहे हैं। हमने खुद की क्रोनोलॉजी प्रिपेयर की और हमने इसी में से अपनी तैयारी की। मैं कह रही हूँ इस क्रोनोलॉजी पे जगह जगह हुक्स डाल दो। हुक्स क्या है? जैसे आपने बहुत बड़ी मछली है, मछली पकड़नी है, अब उस मछली को खींचना बोट तक बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग हुक है आपके पास तो आप उसको ऊपर बड़ी आसानी से ऊपर ले आएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे कोई फर्स्ट वर्क है किसी चीज़ का, है ना, फर्स्ट टाइम कोई चीज़, जैसे इंग्लिश में सर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सैमुअल रिचर्डसन नॉवल राइटर हैं, उनका नॉवल है पैमेला, वो फर्स्ट प्रॉपर कंप्लीट इंग्लिश का नॉवल है, लैंडमार्क है वो। उसको मैं ज़रूर लर्न करूँगी क्योंकि वो फर्स्ट है, तो वो उस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, बनता भी है, आया भी है। दूसरा मैं कोशिश करूँगी ये ईयर्स और वर्क्स को साथ साथ लेके चलने की। मतलब मैं ऐसे नहीं लर्न करूँगी कि पैमेला फर्स्ट नॉवल है, मैं बोलूँगी पैमेला 1740 फर्स्ट नॉवल है। राइटर और वर्क और ईयर साथ साथ लर्न करो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि लाइक पामेला 1740 में लिखी गई तो आप और राइटर अलग याद कर रहे हैं, हाँ। दो सेंटेंस को एक में मर्ज करके फ्रेम करके, तो आपने मेमोरी को एक जगह कंपार्टमेंटलाइज कर दिया। जब आप पैमेला या सैमुअल रिचर्डसन देखोगे आपको 1740 साथ में याद आ जाएगा, तो 1740 हुक बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब और कुछ अगर इसके आसपास आ रहा है तो मैं उसकी एसोसिएशन बनाऊंगी 1740 से ही, क्योंकि अभी भी हमने आपको साइंटिफिकली समझा दिया कि मेमोरी ऐसे क्रिएशन एसोसिएशन से बनती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि 1740 को हमने जोड़ दिया किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ कि 1740 के 10 साल बाद आ रहा है क्या, 10 साल बाद जो है ये वर्क पब्लिश हुआ था, उसके भी 10 साल बाद ये वर्क पब्लिश हुआ था। तो इसको हम हुक मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है सर हैंड रिटन चार्ट्स और टेबल्स। ये क्या है? मैम दैट इज द बेस्ट मेथड टू लर्न। बिल्कुल ये सबसे सरल तरीका है। आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको जो एक सबसे ज़रूरी काम करना है, मैम हम बार बार पढ़ाते हैं तो ये बोलते भी हैं कि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। उस नोट्स में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के टैकल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जब नोट्स बनाओ तो एक टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में, लाइक दैट इज अ चार्ट मैन, दैट इज अ वे ऑफ चार्ट। आप क्रोनोलॉजी ऐसे ऑर्डर रख सकते हैं, अपने पेपर पे बनाया एंड इन दैट ईयर 1740 में ये रहा, 1755 में ये हुआ, दिस ऑर्डर द हिस्टोरिकल ऑर्डर, उस क्रम में आप लेकर के चलेंगे। मैम विल डेमोन्स्ट्रेट इन दिस। मेरी क्रोनोलॉजी की नई बुक आई, आप जानते हो, तो मैं एक बार ये फोटो आपको दिखाती हूँ। देखो ये टेबल जी, हमने सारी इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्म में रख दिया। तो क्रोनोलॉजी के बेसिस पर राइटर है, हर राइटर के बाद उसका मेजर वर्क है। तो इस तरीके से जब आप चीजों को टैबुलर फॉर्म में लर्न करते हैं ना, टैबुलर फॉर्म में जब लर्न करते हैं, वो उसकी पिक्चर मेमोरी, जिसको विजुअल मेमोरी कहते हैं, वो बन जाती है आपकी, एंड इट ऑलवेज वर्क्स इन एग्जाम। और उसी से आप क्वेश्चंस में कंफ्यूजन जो आ जाता है कि मतलब यू नो द ऑल नेम्स जो उसमें लिखे होते हैं, सभी नाम आपको याद होते हैं, लेकिन जस्ट आपको ऑर्डर अनक्लियर हो जाता है। और वह क्लियर कैसे होगा? जब आप इस तरीके से चार्ट बना करके आपके सामने वो इमेज आपकी आंखों में आ जाएगी, लाइक सबकॉन्शियस माइंड वर्क मैम देयर, बिल्कुल सर, एंड दैट ब्रेन सेल्स विल एक्टिवेट कि आप ऑर्डर क्लियर कर पाए उसको। और सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने सभी लर्नर्स को भी बताना चाहती हूँ, हम यहाँ थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं। इस बार जो री एग्जाम के में मेरे जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जितने भी JRF नेट कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यूज मैंने लिए हैं बहुत सारे,
उन सभी ने मुझे बताया है, वो सर वो बाकायदा से अपने कमरे से ना उठ उठ के, मैम देखो आप हमारा टेबल देखो, मैम देखो हमने अलमीरा के ऊपर ये चार्ट लगाया हुआ है, उन्होंने दीवारों पे चार्ट्स लगा रखे हैं। तो स्टूडेंट्स ने जिन जिन ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने रिजल्ट की और एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, एक्स्ट्रा एफर्ट मैटर्स, एंड उन सबको उसका रिजल्ट मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, बॉक्स मेथड, ये आप बताओ ये क्या है? मैम बॉक्स मेथड इज, जैसा आपने एक पामेला राइटर बताया, अब उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लाइक मैं कालिदास की बात करूँ तो कालिदास के जितने वर्क्स हैं उसी को एक साथ एक राइटर हमने पिक किया, उस राइटर को सेम टाइम पे पूरा पढ़ देना। बीच में ये नहीं कि आधा 2 वर्क्स पढ़े और 3 को वहाँ छोड़ दिया कि अच्छा ये अगली बार आ जाएंगे। ये बहुत कॉमन है मैम, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पेपर में इतना ही पूछा जा रहा है तो इसी को पढ़ते हैं, अगला वाला छोड़ देते हैं। नहीं, सो यू हैव टू पिक दैट एरिया एंड क्लियर दैट ऑल सेक्शन। उसको पूरा, आपको बॉक्स मेथड यही है कि एक राइटर एक पर्टिकुलर बॉक्स है आपके लिए, और उस बॉक्स में आपने उसका वर्क, उसका एरिया, उसका टाइम, उससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी भी है मैम, कई बार लिटरेरी अवार्ड्स भी होते हैं, बिल्कुल अवार्ड्स पे क्वेश्चन, उनको भी आप वहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो आपको पूरा एक जोन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और पेपर में ये उसे केवल वर्क्स और राइटर नहीं मैम, और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि यूजीसी का डोमेन हर बार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो आप वह भी उत्तर देने में सक्षम हो पाओगे अगर इस तरीके से सवाल होंगे। राइट। तो सर ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो आपके घर में एक अलमारी है और आपने सारी अपने घर पहनने के कपड़े, बाहर पहनने के कपड़े, सोने वाले कपड़े, ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े एक साथ उठा के फेंक दिए, तो जरूरत के वक्त कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी वार्डरोब कंपार्टमेंटलाइज्ड है कि सॉक्स के लिए एक अलग ड्रॉर है, गर्मी के कपड़े इस एरिया में है, सर्दी के कपड़े इस एरिया में है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत आसानी से वहाँ से कपड़ा रिट्रीव कर सकते हैं। एग्जाम में भी यही होता है। एग्जाम में आप इतना कुछ पढ़ के जाते हो ना कि दिमाग में खिचड़ी सी होती है, और जब क्वेश्चन को देखकर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है तो आप अपने ही ब्रेन में इन्फॉर्मेशन इतना घल्लू घारा मचा हुआ है, आप उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हो सक्सेसफुली। अगर आप कंपार्टमेंटलाइज वे में, जैसे सर बता रहे हैं, बॉक्स मेथड से पढ़ोगे, बॉक्स मेथड में बेसिकली आपने एक टॉपिक या एक ऑथर को फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, गो टू गो आपने उसको पूरा किया, उसके सभी एस्पेक्ट्स आपने एक साथ लर्न किए, उसके पॉइंटर्स बनाने, वो सब एक साथ अपनी आंखों के सामने रखे, तो उससे क्या आपके ब्रेन में उसके एक सेपरेट फोल्डर भी बन जाएगी, एक विजुअल मेमोरी भी बन जाएगी। रिविजन के टाइम आप एक उस एरिया में गए और कालिदास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर अवेलेबल है। उससे क्या है, एक क्रोनोलॉजी भी, लाइन ऑफ स्टडी भी आपकी क्रिएट हो जाती है। सर मोरलेस हम कह सकते हैं ये सभी पॉइंट्स सेग्रीगेटेड नहीं है, ये सब एक इंटर रिलेटेड हैं। ये सब साइंटिफिक, जैसे हमने पहले आपको बताया कि ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप लर्निंग करेंगे। इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं ये सारे, और आपको ट्राई करके देखना है इसको, और हम शायद महीने बाद फिर से आपसे मिलेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। हाँ। जैसे ही पेपर, चूंकि इस बार इनके पेपर भी क्रोनोलॉजी की बात करें मैम तो जल्दी होंगे, जल्दी तो आपके साथ एक और सेशन करेंगे। आप तब हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इन मेथड्स को फॉलो किया या नहीं, और अगर किया तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या मिला, और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा फॉर श्योर। तो बस सर यही जानकारी देनी चाहते थे हम आप सभी लोगों को। अगर आप अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, बिल्कुल इस वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, देखो या तो 40-50 दिन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 दिन है, तो ये 50-60 दिनों में नेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, JRF वाली तैयारी करने के लिए आप हमारे नए एडवांस लेवल फिनिशर बैचेस लॉन्च हुए हैं जो कि क्रैश कोर्सेज हैं। इन क्रैश कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिनकी क्लास आपकी कब से शुरू? मेरी क्लासेस 20 से बाद शुरू हो जाएंगी मैम। तो 20 के बाद सर की और 25 से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप उनमें जुड़ सकते हैं। अच्छा, मेरा सजेशन आपको है कि क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बैच में मत एनरोल करो, आप पूरे इंग्लिश के या संस्कृत के मेगा पैक में आप एनरोल करो। इंग्लिश के मेगा पैक में आपको बेनिफिट क्या है कि आपको ये मेरी बुक्स और हमारे क्रोनोलॉजी के आपके सारे हिस्से की मेहनत मैम ने कर दी है। यहाँ पे इंग्लिश में तो देखो हमने करके रखी है कि आपको ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है हैंड रिटन नोट्स और चार्ट्स बनाने में, उसको कवर कर दिया इस बुक के साथ। तो अगर आप मेगा पैक में एनरोल करते हो तो इन दैट केस आपको ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है अपना संस्कृत के किसी भी बैच में जुड़ने के लिए सर कोड बता दीजिए। Y938 यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के किसी भी बैच में जुड़ने के लिए, बुक्स ऑर्डर करने के लिए कोड लगा सकते हो Y542। इन कोड्स को अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो अपने किसी भी बैच में। बाकी ऐसी और किसी भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखो UGC नेट अड्डा 24/7, और रोज आपको चैनल विजिट करना है ताकि आपको ऐसी नई जानकारियाँ लगातार बन पाए। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।